तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। हम बात करने वाले हैं कि क्यों आईओसी का शेयर गिर रहा है। हम बात करने वाले हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके फाइनेंशियल के बारे में, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। ऑफ कोर्स इसका वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है। हम इसके भी बारे में बात करेंगे कि क्यों इसका वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है। मैं आप सबका आभारी हूँ आपके इतने सपोर्ट के लिए, और आगे भी आप हमें सपोर्ट करते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्टॉक या किसी को टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपने अभी तक लाइक नहीं मारा है, प्लीज़ लाइक मारो यार, क्या कर रहे हो। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों आईओसी का शेयर गिर रहा है। तो इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में -26% का रिटर्न, पिछले 5 सालों में -5% का रिटर्न, और पिछले साल तो ये 40% तक गिर गया था। तो चलिए बात करते हैं इनके रीजंस के बारे में। तो उसमें सबसे पहला है लो डिमांड। तो आपको पता ही है कि इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, तो उसके दौरान पूरा इंडिया रुक गया था। तो यहाँ पे कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं थी। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी चीज़ें पहले जैसी नहीं हुई है, तो यहाँ पे डिमांड में बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया है। और दूसरे जो इसका कारण है वह है क्रूड ऑयल का प्राइस। तो आपको पता ही है कि पिछले 2-3 सालों में क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत ही बड़े अमाउंट में ऊपर नीचे होता रहा है। तो ये भी एक मेन रीज़न है इसकी गिरावट का। और तीसरा, और जो मुझे मेन कारण लगता है इसकी गिरावट का, वो है कंपनी की खस्ता हालत, इसके पूर फाइनेंशियल, पूर बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर बात करें इंडस्ट्री की, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। 2019-20 में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 32 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास था, जो कि पिछले साल के हिसाब से 6% से डाउन हुआ है। और इसका मेन रीज़न आपको पता ही है, कोविड-19 पेंडेमिक। क्योंकि लॉकडाउन में तो पूरा इंडिया लगभग बंद ही हो गया था, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी टूरिज्म इंडस्ट्री और लोग भी पहले जितना घूमने और ना ही बिना बात का ट्रैवलिंग या ड्राइविंग करना चाहते अभी के लिए। तो आज की तारीख में पहले जितना कंजम्पशन रेगुलर अभी तक तो नहीं हुआ है। देखिए, इंडिया क्रूड ऑयल के टोटल कंजम्पशन का 83% इम्पोर्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ग्लोबल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कोई भी घटना होती है, अच्छी या बुरी, तो इसका सीधा असर इंडिया के पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन आया है, और यूएसए, सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, इन सभी कंट्रीज़ में मार्केट शेयर और बाकी मुद्दों पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर हम इस टॉपिक में जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि इंडस्ट्री में इशू तो है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, इसलिए अगर डिमांड नहीं गिरती है तो इनके ऊपर इतना इम्पैक्ट तो होना नहीं चाहिए। वैसे इस इंडस्ट्री में स्लो डाउन का एक और रीज़न है ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन। तो ओवरऑल कुछ समय के लिए इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आना बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे पर्सनली। देखिए, इस कंपनी के पास अगर मोट की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इनका मार्केट शेयर 44% के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि टोटल इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 44% मार्केट शेयर, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इनके बाद रिलायंस के पास 32% मार्केट शेयर है। तो सिर्फ इन दोनों प्लेयर्स के पास ही 75% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। एक तो ये इंडस्ट्री हैवी एसेट इंडस्ट्री है, तो इसके लिए आपको बहुत ही केपेक्स करना पड़ता है, लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ह्यूज अमाउंट में आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो नए किसी भी प्लेयर को यहाँ घुसना लगभग बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो करंट प्लेयर है यहाँ पे मार्केट शेयर को लेकर हमेशा ही टसन चलता रहता है। तो वैसे ये इंडस्ट्री तो सेफ है। तो चलिए बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। तो बात करते हैं कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। तो आईओसी का 94% रेवेन्यू इंडिया से आता है, और बाकी का 6% दूसरी कंट्रीज से आता है। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में। तो यहाँ मेन दो मैट्रिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें से पहला है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यानी जीआरएम, और दूसरा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिफाइनरी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है जीआरएम। तो
सबसे पहले ये क्रूड ऑयल लाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और बाद में ये प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो मान लीजिए कि एक बैरल को वो $50 में लाते हैं और उसको रिफाइन करके उसको प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उससे वो $60 कमाते हैं। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस हो गया $10। तो इनका जीआरएम यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होता है $10। ऐसे ही आईओएल का जीआरएम $9 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिफाइनरी। तो आईओसीएल का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिफाइनरी 66% के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है और ये बेहतर हो सकता है, क्योंकि इससे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती है, खर्चे कम होते हैं और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट में ग्रोथ दिखती है। तो आप चाहते हो कि हमेशा ये 70% से ज़्यादा ही हो। तो यहाँ मेनली इनके 3 सेगमेंट है। पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जहाँ से इनका 95% के आसपास का रेवेन्यू आता है। दूसरा है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जहाँ से 3% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और तीसरा है अदर्स का सेगमेंट, जहाँ से 2% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो चलिए बात करते हैं इसके सबसे पहला सेगमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में। तो लगभग 95% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। यहाँ ये मेनली क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और बाद में रिफाइन करके जो भी एंड प्रोडक्ट बनते हैं उसको ये बेचते हैं। यहाँ एंड प्रोडक्ट में एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है, दूसरा आता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और तीसरा आता है अदर्स प्रोडक्ट। तो यहाँ हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। देखिए, जब आप क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो उसमें से लगभग 6000 से भी ज़्यादा आइटम एंड प्रोडक्ट की तरह निकलती है और उसमें ज़्यादातर वेस्ट ही होता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, परफ्यूम, सोप, विटामिन्स और कुछ खास तरह के एमिनो एसिड। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद जो भी एंड प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें से लगभग 46% गैसोलीन यानी पेट्रोल ही एंड प्रोडक्ट की तरह निकलता है। तो आप सबको तो पता ही है कि पेट्रोल कहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा एंड प्रोडक्ट निकलता है वो है डीजल, और आप ये भी जानते हो कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। लगभग 9% के आसपास जेट फ्यूल प्रोड्यूस होता है एंड प्रोडक्ट में। तो ये जेट फ्यूल मेनली कमर्शियली पर्पस और मिलिट्री हवाई जहाज़ को उड़ाने में इसका यूज़ होता है। मेनली ये एविएशन सेक्टर में यूज़ होता है फॉर कमर्शियली पर्पस, और यहाँ इनका मार्केट शेयर 60% के आसपास है। अब जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं ये उतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं निकलता है। तो उसमें से सबसे पहला है हैवी फ्यूल ऑयल, जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद 4% के आसपास निकलता है। ये मेनली मरीन फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है, यानी ये पानी में जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो सबमरीन, इन सब में हैवी फ्यूल ऑयल यूज़ होता है। ये ऑयल फायर पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है। यहाँ ये एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ होता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद 3% के आसपास आसफाल्ट निकलता है और इसका मेन यूज़ रोड बनाने में होता है। जो ब्लैक कलर का लिक्विड आता है जिसे गर्म करके यूज़ करते हैं वही। तो ये हैवी व्हीकल के पार्किंग एरियाज में भी यूज़ होता है, और इसका एक खास यूज़ ये है, ये स्पॉट टैक्स बनाने में भी यूज़ होता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद जो अगला प्रोडक्ट निकलता है वो है लुब्रिकेंट ऑयल, और ये मेनली मैकेनिकल पार्ट्स के बीच में घर्षण और गर्मी कम करने के लिए यूज़ होता है, और इससे मैकेनिकल पार्ट्स स्मूथ चलते हैं। ये ऑटो सेक्टर में भी यूज़ होता है। यहाँ ये स्पेसिफिकली मोटर ऑयल के नाम से जाना जाता है। और लगभग 11% के आसपास अदर प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोलियम सेगमेंट। तो इनके पास लगभग 50,000 के आसपास कस्टमर टच पॉइंट है, जिसमें से 30,000 के आसपास फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप्स हैं। और एलपीजी प्रोडक्ट्स में इनका ब्रांड है इंडियन, जहाँ से लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये एलपीजी सिलेंडर्स पहुँचाते हैं। यहाँ लगभग 12,500 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है इनके पास। इनका एलपीजी का सेगमेंट बड़ा है और लगभग 10% के आसपास रेवेन्यू यहीं से आता है। तो चलिए बात करते हैं इसके दूसरे सेगमेंट पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, और इस सेगमेंट से इनका 3.5% का रेवेन्यू आता है। यहाँ ये बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि इथिलीन, प्रोपेलिन, पैराक्सिलिन, बेंजीन, लोल्यूइन जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ ये पॉलीमर्स भी बनाते हैं और साथ में एलएबी और पीएटी भी बनाते हैं। और इनका लास्ट सेगमेंट है अदर्स का सेगमेंट, जहाँ से 2% के आसपास का रेवेन्यू आता है।
तो चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो लगभग 51% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, लगभग 29% स्टेक पब्लिक के पास है, लगभग 13% स्टेक DIIs के पास है यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के पास है, लगभग 6% के आसपास का स्टेक FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के पास है। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात है कि पिछले 5-6 क्वार्टर में FIIs की होल्डिंग 1.5% से डाउन हुई। तो ये कभी भी एक अच्छा साइन नहीं होता है कि FIIs की होल्डिंग कम होती जा रही। और अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ प्राइवेटाइजेशन कर रही है। लेकिन इतने बड़े बिजनेस को बेचना भी आसान नहीं है, क्योंकि यूजुअली प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग अगर गिरती है तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी इसको अक्वायर करती है तो ये अच्छा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि कंपनी के पास मार्केट शेयर है। और अगर नया मैनेजमेंट अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए और बाकी चीज़ों में ग्रोथ दिखाए तो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। लेकिन अभी के लिए इतनी बड़े अमाउंट में स्टेक बेचना मुझे पर्सनली बहुत ही मुश्किल लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके रेवेन्यू के बारे में। तो 2018 में इनके रेवेन्यू 4,24,000 करोड़ के आसपास, 2019 में 5,28,000 करोड़ के आसपास और 2020 में ये 4,90,000 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यू रहे हैं। और अगर यहाँ बात करें ग्रोथ की तो पिछले 3 साल का CAGR 10% के आसपास है। तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पिछले 5 साल का CAGR देखें तो ये सिर्फ 2% के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री ने 5% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स के बारे में। तो 2018 में इनका प्रॉफिट 21,000 करोड़ के आसपास, 2019 में 16,000 करोड़ के आसपास और 2020 में ये सिर्फ 1,300 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, तो ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 92% से डाउन हुआ है, पिछले 3 साल में ये लगभग 60% से डाउन हुआ है और पिछले 5 साल में ये 24% से ये डाउन हुआ है। तो लगभग लगातार हर साल इनका प्रॉफिट डिक्रीज होता जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके मार्जिन्स के बारे में। तो 2018 में इनके मार्जिन 5% के आसपास, 2019 में 3.1% के आसपास और 2020 में ये सिर्फ 0.2% के आसपास इनके मार्जिन रहे। और पिछले 3 साल का एवरेज 2.7% के आसपास है और ये बहुत ही कम है। और इसका मेन कारण है, एक तो ये बहुत ही एसेट हेवी कंपनी है, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है और इनकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। तो टोटल कंपनी के पास 3,30,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स है। कंपनी की बोरोइंग्स 50,000 करोड़ के आसपास और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज 34,000 करोड़ के आसपास है। तो बाकी सब मिला के कंपनी के ऊपर टोटल 1,16,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, जो कि कुछ ज़्यादा ही है। माना कि कंपनी एक एसेट हैवी है, यहाँ पे कर्जा होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कर्जा है। तो आप यहाँ पे बहुत बड़े नंबर देख रहे हैं क्योंकि ये हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा एसेट होते हैं और इनके ऊपर कर्जा भी ज़्यादा होता है। इस डेप्ट के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। वो लगभग हर साल 4-5 हज़ार करोड़ का तो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर पा रहे हैं और ये बहुत अच्छे से ये पे नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा और बहुत ही जल्दी। कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है, बिल्कुल ही अच्छे नहीं है और ना ही इनकी बैलेंस शीट हेल्दी है। अगर बात करें कंपनी की ओनरशिप के बारे में तो मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो कर्जा बहुत है और दूसरा रेवेन्यू में इतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं है और प्रॉफिट ऊपर से बहुत ही जल्दी कम होता आ रहा है और कंपनी की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए मुझे मैनेजमेंट कुछ खास पसंद नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेबिटर डेज के बारे में। तो ये हमें दिखाता है कि कंपनी कितनी जल्दी अपने पैसे कलेक्ट कर पाती है। तो इनके डेबिटर डेज 10 दिन के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है और ये 8 से 10 के बीच में ये मेंटेन भी करते आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं करंट रेशियो के बारे में। तो करंट रेशियो में क्या दिखाता है कि कंपनी अपने जो करंट एसेट है उसका यूज़ करके इनकी जो करंट लायबिलिटीज़ है वो कितनी अच्छे से ये पे कर पाते हैं। तो इनका करंट रेशियो 0.6 के आसपास है, जो कि बहुत ही ख़राब है। तो बात करते हैं इनके इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में।
तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी ने कितनी बार अपनी इन्वेंटरी बेची या बदली है। तो इस कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 8.6 के आसपास है, जो कि एक एवरेज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। तो चलिए बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में क्या दिखाता है कि कंपनी ने कर्जा कितना लिया हुआ है इक्विटी के प्रपोर्शन में। तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.2 के आसपास है, जो कि बहुत ही खराब है। बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या दिखाता है कि कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो इंटरेस्ट वो कितनी आसानी से पे कर पाता है। तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 0.3 के आसपास है, जो कि बहुत ही ख़राब है। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो आरओई हमें क्या दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों पे कितने अच्छे से पैसे कमा रही है। तो इस कंपनी का आरओई 12 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो बात करते हैं इस कंपनी के आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो ये हमें दिखाता है कि कंपनी में जो टोटल पैसा लगा उस पे ये कंपनी कितनी अच्छी तरीके से पैसे कमा रही है। तो इस कंपनी का आरओसी 13 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो बात करते हैं इस कंपनी के आरओई यानी रिटर्न ऑन एसेट के बारे में। तो इनका रिटर्न ऑन एसेट 4.5 के आसपास है, जो कि एक एवरेज है। तो ये कंपनी अपने एसेट का बेस्ट यूज नहीं कर रही है, और ये इसीलिए भी कम है क्योंकि इनको रॉ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री कैश फ्लोज के बारे में। तो फ्री कैश फ्लोज में क्या दिखाता है कि अगर ये कंपनी हमारी होती तो साल के एंड में हमारे पॉकेट में कितने पैसे जा रहे हैं। तो 2018 में इनके फ्री कैश फ्लोज 9,800 करोड़ के आसपास, 2019 में -9,000 करोड़ के आसपास, और 2020 में ये -20,000 करोड़ के आसपास रहे हैं। तो इसके फ्री कैश फ्लोज बहुत ही बुरे हैं। और अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में सिर्फ 2-3 सालों में ही इनके फ्री कैश फ्लोज पॉजिटिव रहे हैं, बाकी सालों में ये नेगेटिव है। एक तो इतनी बड़ी कंपनी ऊपर से इतने सालों से बिजनेस कर रही है, इनके पास मार्केट शेयर है, फिर भी साल के एंड में इतने खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद किसी को भी नहीं होती है। तो इस कंपनी का पी 15 के आसपास है, जो कि एक एवरेज पी है। तो बात करते हैं इसके पीबी रेशियो के बारे में यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में। तो इनका पीबी 0.7 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस कंपनी का इबिटा 7 के आसपास है, और ये भी बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो के बारे में। तो ये हमें दिखाता है कि आप 1 रुपये के कैश फ्लो के लिए आप कितना गुना चुका सकते हो। तो इस कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो 9.2 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो कंपनी जिस ग्रोथ से बढ़ रही है और बाकी सब रेशियोज और फ्यूचर ग्रोथ के चलते ये कंपनी अभी के लिए सस्ती है यानी अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो ये वाकई में ही सस्ती कंपनी है। मतलब इतना खराब परफॉर्मेंस कोई कैसे कर सकता है। लगभग इस कंपनी के बारे में कोई भी अच्छा पॉइंट या प्रोस्पेक्ट नहीं है जिसे लेकर इसका फ्यूचर अच्छा हो। और अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 और 10 दोनों ही टाइम पीरियड में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर 10 सालों में किसी कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है तो पक्की बात है कि उसमें कोई इशू तो होगा ही। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में मैं निवेश करने की सलाह बिल्कुल ही नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म में मुझे कोई भी पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट नहीं दिख